गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा बी.ए. थर्ड ईयर, विषय राजनीति विज्ञान और प्रकरण हमारा अरस्तु। अरस्तु हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। आज अरस्तु के द्वारा क्रांति के विचारों, क्रांति के कारण, परिणाम और उपाय, तो आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के क्रांति के संबंध विचार में विचार। अरस्तु के क्रांति के संबंध में विचारों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यूनानी नगर राज्यों में, यूनानी नगर के राज्यों के जीवन में सबसे प्रमुख जो विशेषता है, यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? राजनीतिक विशेषता क्या है? अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अरस्तु ने इसे क्रांति का नाम दिया है। राजनीतिक जीवन की अस्थिरता को अरस्तु ने क्रांति का नाम दिया है। क्रांति का नाम दिया है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में क्रांति के कारण, उपाय के बारे में चर्चा की है। पॉलिटिक्स अरस्तु की महान ग्रंथ है। अरस्तु का महान ग्रंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में क्रांति के संबंध में कारण व उपाय। पॉलिटिक्स के 7वीं पुस्तक में अरस्तु ने क्रांति के कारण व उपायों पर चर्चा की है। अरस्तु ने क्रांति के जो कारण और उपाय बताए हैं वो ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण आधार पर बताए हैं। ऐतिहासिक अध्ययन, व पर्यवेक्षण आधार पर क्रांति के कारण और उपायों की चर्चा की। और इसके लिए अरस्तु ने अपने समय के कम से कम 158 संविधानों का अध्ययन किया है। कितने संविधानों का अध्ययन किया है? 158 संविधानों का विवेचन किया है, अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्रांति, अरस्तु का क्रांति से क्या अभिप्राय है? क्रांति से अभिप्राय, अरस्तु का क्रांति से क्या अभिप्राय है? राज्य, संविधान या शासन में होने वाला परिवर्तन। राज्य या संविधान व शासन में होने वाला परिवर्तन।
अरस्तु का क्रांति से अभिप्राय क्या है कि राज्य, संविधान या सत्ता या शासन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। इस क्रांति, आगे अरस्तु ने क्रांति के कारण में चर्चा की है। क्रांति के कारण को हम एक डायग्राम समझेंगे। क्रांति के कारण, अरस्तु ने क्रांति के 3 कारण बताए हैं। अरस्तु ने क्रांति के 3 कारण बताए हैं। नंबर 1 सामान्य कारण, नंबर 2 विशेष कारण, नंबर 3 शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। तीन कारण बताएं, सामान्य कारण, विशेष कारण, शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। सामान्य कारण को हम 2 भागों में बांटते हैं। सामान्य कारण को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 असमानता, दूसरा है अन्याय। उसी प्रकार विशेष कारणों को भी हम, विशेष कारणों में अरस्तु ने बताया ऐसे कौन से विशेष कारण से क्रांति होती है। पहला है शासक की दृष्टता, शासक की दृष्टता, शासक की दृष्टता या लोभ। दूसरा है सम्मान की लालसा, सम्मान की लालसा। तीसरा है उत्कृष्टता की स्थिति, उत्कृष्टता की स्थिति। नंबर 4 है भय। 5वां है घृणा, प्रमाद, विदेशी तत्व, व क्षुद्र घटनाएं, ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण एक राज्य में क्रांति हो सकती है। तो 3 कारण है, सामान्य कारण, विशेष कारण और शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। सामान्य कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण है असमानता। क्या है? असमानता। असमानता से तात्पर्य क्रांति का सर्वप्रथम जो कारण अरस्तु ने बताया है वह व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की लालसा है। अरस्तु ने क्रांति का जो सर्वप्रथम कारण बताया वो होता है असमानता, और असमानता का तात्पर्य है कि असमानता की स्थिति को समाप्त कर समानता की लालसा प्राप्त, समानता की लालसा और समानता की लालसा। समानता को यहां अरस्तु ने 2 भागों में बांटा है। समानता को अरस्तु ने 2 भागों में बांटा है। अरस्तु ने समानता की लालसा की जो वो होती है
मनुष्य में, वो उस समानता को भगवान बांटा। दूसरा नंबर 1 पूर्ण समानता, पूर्ण समानता। दूसरा आनुपातिक समानता, आनुपातिक समानता, आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता से तात्पर्य है कि सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास रखती है। पूर्ण समानता का तात्पर्य क्या है कि सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास रखती है और इस बात की लालसा रखती है कि शासक के समान होने के बावजूद भी हमें उचित अधिकार नहीं मिल रहा है। शासक के समान होने पर भी हमको उचित अधिकार नहीं मिल रहा है और इसके कारण क्रांति का जन्म होता है। दूसरा है आनुपातिक असमानता। आनुपातिक असमानता से तात्पर्य योग्यता एवं श्रेष्ठता, योग्यता व श्रेष्ठता। अर्थात आनुपातिक समानता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति योग्यता और श्रेष्ठता में समान होने के बावजूद भी कुछ विशेष वर्ग इस बात को महसूस करते हैं, कुछ विशेष वर्ग इस बात को महसूस करते हैं कि धन योग्यता में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण एक राज्य में क्रांति का जन्म हो जाता है, क्रांति की स्थिति बन जाती है। दूसरा कारण आता है अन्याय। दूसरी एक बात और यहां पर है कि अरस्तु ने इस बात को कहा है कि छोटे व्यक्ति का बराबर होने के लिए, छोटे व्यक्ति को बराबर होने के लिए साथ साथ और बड़े व्यक्ति को बड़ा बनने के लिए, बराबर स्थिति वाले को बड़ा बनने के लिए क्रांति का जन्म होता है, क्रांति का जन्म होता है। अब हम एक कारण चर्चा करेंगे। अरस्तु का मत है कि छोटा व्यक्ति बड़ा बनने के लिए और बराबर वाला बड़ा बनने के लिए क्रांति की यही दशा, यही मनोदशा की स्थिति क्रांति को जन्म देती है। क्रांति के विशेष कारण देखेंगे हम। विशेष कारण नंबर 1, विशेष कारणों में सबसे अभी एक कारण रह गया आपका अन्याय। सामान्य कारणों में एक कारण रह गया अन्याय। अन्याय अन्याय क्रांति का मूलभूत कारण है। यदि एक वर्ग जितना वह पाने का अधिकारी है, एक वर्ग जितना पाने का अधिकारी है उसे वो यदि नहीं मिलता है और एक वर्ग जो पाने का अधिकारी नहीं है लेकिन उससे अधिक मिलता है, तो ये स्थिति एक वर्ग के दूसरे वर्ग के साथ अन्याय को जन्म देती है और यही अन्याय का कारण बन जाती है। अगला है विशेष कारण। विशेष कारण क्रांति का विशेष कारण में क्या है? नंबर 1, शासक की दृष्टता। शासक की दृष्टता या लोभ की लालसा। यदि जब शासक स्वार्थवश, जब शासक स्वार्थवश या लोभ से धन एकत्रित करता है, धन एकत्रित
करता है तो जनता शासक वर्ग के प्रति क्रांति कर देती है। यह निश्चित बात है कि जब कोई शासक दृष्टापूर्ण कार्य करेगा, जनता के हित में कार्य नहीं करेगा, जनता का अनुचित रूप से धन का एकत्रित करेगा, तो निश्चित रूप से जनता के पास एक उपाय रहता है और वो रहता है शासक वर्ग के खिलाफ उतरना, शासक वर्ग के खिलाफ कार्य करना, और वो क्या कार्य का कहलाता है? क्रांति कहलाता है। दूसरा है सम्मान की लालसा। सम्मान की लालसा देखिए, ये ऐसा कारण है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से सम्मान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन शासक जब बिना योग्यता के किसी व्यक्ति को अधिक सम्मान देता है और जो व्यक्ति योग्यता में है और उसको वो उतना सम्मान नहीं मिल पाता, तो उस वर्ग के पास शासक एक ही उपाय रहता है कि शासक के खिलाफ क्रांति कर देना। तो सम्मान प्राप्ति की लालसा भी क्रांति को जन्म देती है। साथ साथ एक का एक इसमें यह भी है कि जब शासक वर्ग बिना किसी कारण के जनता का अपमान करता है, तो क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्रांति की स्थिति बन जाती है। क्रांति स्थिति बन जाती है। देखिए, शासक वर्ग जब किसी का बिना किसी अपराध के उसको सजा देता है या उसका अपमान करता है, तो उस व्यक्ति के पास या उस वर्ग के पास शासक के खिलाफ क्रांति करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। अगला कारण है भय। नंबर 3, भय। देखिए, भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों के लिए क्रांति के लिए प्रेरित करता है। भय दो प्रकार से क्रांति के लिए प्रेरित करता है। नंबर 1, अन्याय का प्रतिकार। अन्याय पहला है अन्याय से बचने के लिए। पहला है अन्याय से बचने के लिए। अन्याय से बचने के लिए। दूसरा है अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। भय दो प्रकार से क्रांति को जन्म देता है। एक तो अन्याय से बचने के लिए, दूसरा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। देखिए, जब रोडस टापू
टापू के राज्य में जब जनता कुछ अधिकारी वर्ग के लिए अभियोग चलाने के लिए धमकियां दे रही थी, तो उस वर्ग ने अपने को बचाने के लिए उस शासक वर्ग के खिलाफ क्रांति कर दी। अगला है, चौथा है प्रमाद। नंबर 4, प्रमाद। प्रमाद से तात्पर्य जब जनता अपने आलस्य व उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ हो जाने देती है, कारण ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ कर देती है, जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं रहता है, जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं रहता है, तो जनता क्रांति कर देती है। जब अपने आलस के कारण जब जनता अपने आलस उपेक्षा कर ऐसे व्यक्ति को सत्तारूढ़ कर देती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं रहता, तो जनता के पास शासक को बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता, और उस शासन को बदलने का रास्ता क्रांति से होकर ही निकलता है। अगला है विदेशी तत्व या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व। इसका मतलब ये होता है कि जब विदेशी लोगों का राज्य के साथ भावात्मक एकीकरण न हुआ हो, भावात्मक एकीकरण न हुआ हो तो क्रांति की आशंका बनी रहती है, तो क्रांति की आशंका बनी
रहती है। और तथा ऐसे तत्व शत्रु के साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर शत्रु के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। यानी कि जब हमारे देश में यदि कोई विदेशी तत्व रह रहा है, विदेशी लोग रह रहे हैं, तो यदि उनका उस देश से लगाव नहीं हुआ, भावात्मक लगाव, आत्मीय भावात्मक अर्थात आत्मीय लगाव नहीं हुआ, तो वो उस देश के खिलाफ कोई उनको षड्यंत्र करते रहेंगे। और क्योंकि उनकी भावना जुड़ी नहीं, उससे भावना अपने देश से जुड़ी है, रह रहे दूसरे देश में, तो ऐसे स्थिति में क्रांति की आशंका बनी रहती है। तो शासक को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सदैव निगरानी रखे, नजर बनाए रखे। और यह भी हो सकता है कि वे शत्रु के साथ मिलकर उस राज्य पर आक्रमण कर दे और क्रांति का रास्ता खोल दे, जन्म दे दे। तो ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। विदेशी तत्व भी एक राज्य में क्रांति का कारण बनता है। अगला है क्षुद्र घटनाएं। क्षुद्र घटनाएं, क्षुद्र घटनाएं, क्षुद्र घटनाएं। देखिए, क्षुद्र घटनाएं का तात्पर्य है कि छोटी छोटी घटना, छोटी घटनाएं यदि शासक वर्ग छोटी छोटी घटनाओं पर यदि ध्यान नहीं देता है, तो वो छोटी छोटी घटनाएं बड़ी हो जाती है और बड़ी क्रांति के कारण बन जाती है। सिराय कुंज, उदाहरण के तौर पर सिराय कुंज में दो युवकों के प्रणय के कारण, दो युवकों के प्रणय के कारण वहां के अधिकारी वर्ग को दो भागों में विभक्त कर दिया और क्रांति का रास्ता खोल दिया और क्रांति को जन्म दे दिया है। तो ये विशेष कुछ भी हमने विशेष कारण देखे क्रांति के। अब आता है तीसरा कारण, शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन, शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। देखिए, प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है? अरस्तु ने क्या बताया है? अरस्तु ने प्रजातंत्र में क्रांति का कारण वाग्वीर अर्थात नेता अपने डायलॉग से, अपने भाषणों से जनता को उकसाते हैं, अमीर वर्ग के खिलाफ भड़काते हैं और क्रांति को जन्म हो जाता है। उसी प्रकार कुलीन तंत्र में क्रांति का सबसे बड़ा कारण है शासकों की स्वार्थता। कुलीन तंत्र में क्रांति क्यों होती है? प्रजातंत्र में क्रांति बता दिया मैंने आपको, और कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण है शासकों की स्वार्थता, लोग सब साधन के प्रति अन्याय, और दूसरा है शासकों की गुटबाजी, फूट। ये सब कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देता है। तो हमारा टॉपिक यही था, क्रांति का राज अमृता ने। धन्यवाद।